दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बाजार इस समय पॉजिटिव है। बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन बाजार फिर भी ग्रीन है। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बजट को लेकर, क्योंकि अब इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं रियल इस्टेट सेक्टर को। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार की क्या और स्कीम के तहत कुछ नई ऐलान हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाला जो समय है, जो बजट के बाद क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए बेहतर समय साबित हो सकता है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में इस समय हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी 22,744 के स्तर पर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मात्र 21 पॉइंट की ही तेज़ी है, 0.1% अप पर है। तो कहने मात्र के लिए तेज़ी है, बड़ी तेज़ी तो बिल्कुल नहीं है। और नतीजा ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा दबाव में आ गया है। जबकि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी सुबह 116 पे, क्लोजिंग कल 115 के आसपास थी। इंट्राडे में 116 का ही हाई बना, वहाँ से इसमें दबाव बनने लगा, स्टॉक के अंदर बिकवाली शुरू हो गई जिसकी वजह से 113 का इसने लो बनाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक फिर से 115 के आसपास आ गया है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास है। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 0.45% की गिरावट है। तो दबाव में स्टॉक जरूर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बजट आने वाला है हमारे सामने, और स्मार्ट सिटी और ग्रीन बिल्डिंग पर फोकस बढ़ाने के लिए इस बार रियल एस्टेट सेक्टर क्या क्या उम्मीद पाल के रखे हुए हैं बजट से, उसको समझते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025 को लेकर रियल इस्टेट और हाउसिंग सेक्टर में उत्साह है। और जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि इस बार बजट ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट शहरों और स्थायी विकास पर केंद्रित होगा। तो हांस ग्रोए ग्रुप के एशिया वाइस प्रेसिडेंट थॉमस स्टॉपर ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री ऐसे नीतिगत कदम उठाएंगे जो हाउसिंग सेक्टर में स्थायी विकास को बढ़ावा दे। इसके तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, इको फ्रेंडली होम सॉल्यूशंस के लिए विशेष फंड की आवश्यकता होगी। साथ ही टैक्स इंसेंटिव से उन निर्माताओं को प्रोत्साहन मिल सकता है जो पर्यावरण के लक्ष्यों के साथ अपने उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। अगर लग्जरी होम सॉल्यूशन पर जीएसटी कम की जाए तो यह सेगमेंट और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नोएडा और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो तेज़ी से बढ़ते हुए रियल इस्टेट हब बन रहे हैं, बजट से विशेष नीतिगत सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। भूटानी इंफ्रा के सीईओ आशीष भूटानी का कहना है कि नोएडा जैसे क्षेत्रों में कमर्शियल स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के और बायू भूटानी इंटरनेशनल फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को और महत्वपूर्ण इसको बना दिया है। हमें उम्मीद है कि बजट में सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी योजनाएं आएगी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल जैसे में तेज़ी लाएगी और देरी कम करेगी। यानी सिंगल विंडो का मतलब ये कि जो अलग अलग बहुत सारी एजेंसियों से, बहुत सारी जगह से, जो सरकारी महकमे वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें समय बहुत लग जाता है, तो प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाते हैं और वो कॉस्टली बढ़ जाता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता है तो एक ही जगह पे सारी क्लियरेंस मिल जाती है, प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाती है, तो जल्दी ही ये प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं और इससे फ़ायदा हो सकता है। भूटानी ने यह भी कहा है कि विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को सरल बनाया जाए ताकि मिक्स यूज और ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में आसानी से निवेश कर सके। ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर टैक्स छूट न केवल वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेगी बल्कि भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को भी उसमें एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मार्केट के जो जानकार है उनका कहना है कि यदि सरकार रणनीतिक नीतिगत कदम उठाती है तो रियल इस्टेट सेक्टर न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अब बजट 2025 मोदी 3.0 के तहत रियल इस्टेट सेक्टर पर खरीदारों के लिए क्या क्या और उम्मीद की जा रही है, क्या क्या चाहते हैं। तो देख सकते हो कि इस समय जो रियल इस्टेट की जो बिक्री है, जो इस समय जो मकानों की बिक्री वगैरह हो रही है 2024 में, उसमें 4% की कमी आ गई है। 7 प्रमुख शहरों में कुल बिक्री घटकर करीब 4,59,650 रह गई है। इस अवधि के दौरान नए आवास की आपूर्ति में भी 7% की गिरावट आई है और ये 4,12,520
इकाई तक रह गई है। गिरावट का कारण है उच्च आधार प्रभाव, कम लॉन्च और संपत्ति की बढ़ती कीमतें। एक तो नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पा रहे और प्राइस भी बढ़ रही है, जिससे लोग अभी थोड़ा रुझान कम हुआ है, नए खरीदार नहीं मिल पा रहे। एनआरओ ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा है कि जैसे जैसे केंद्रीय बजट 2025-26 नजदीक आ रहा है, रियल इस्टेट सेक्टर मोदी सरकार से ऐसे उपायों की उम्मीद कर रहा है जो समग्र खपत को पुनर्जीवित कर सके, यानी लोगों की डिमांड को बढ़ा सके। 2024 की दूसरी छमाही में गतिविधि धीमी होने के साथ सेक्टर को विकास और सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद कर रही है इस समय। तो इस समय भारत में हर कोई अपना घर का जो सपना देखता है, वो उसके लिए इस समय देख सकते हो कि पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पा रहा है, क्योंकि जो लागत है वो बढ़ती जा रही है और घर खरीदने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और निदेशक शिशिर बेंजल ने कहा है कि घर का मालिक होना भारतीयों की प्राथमिक आकांक्षा है, फिर भी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे पहलों ने कुछ राहत प्रदान जरूर की है, लेकिन अभी भी अंतर बना हुआ है, खासकर महानगरों में जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बैजल ने कहा है कि फिलहाल जो स्कीम है वो इस समय जो शहरी क्षेत्र है उसमें अभी भी उसमें उतनी सक्सेस हो नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को 8 लाख रुपए तक का ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, बशर्ते घर का मूल्य 35 लाख रुपए के भीतर हो। और आप देख सकते कि मेट्रो शहर में ये सीमा अक्सर पार हो जाती है, यानी 35 लाख में घर उनको मिलना मुश्किल होता है मेट्रो सिटी में। ऐसे में उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है, जिससे कई संभावित लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की ज़रूरी है, क्योंकि मेट्रो शहरों में मकान की कीमतें बढ़ गई, तो कम से कम 50 लाख तक अगर सब्सिडी मिलती है तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखो कि 35 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक मेट्रो शहर के लिए शहरों की कीमत तय करनी चाहिए, जिसके तहत कर कटौती मिलनी चाहिए। और जो आप देख सकते हो छूट है जो 2 लाख रुपए तक की है उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए करना चाहिए। धारा 80C के अंतर्गत जो समर्पित लाभ है, जो मूलधन के भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपए से अलग से वार्षिक कटौती की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा जो किराए की जो आय होती है उस पर भी 50 लाख या उससे कम कीमत वाली संपत्तियों पर 3 लाख रुपए तक के किराए पर 100% छूट मिलनी चाहिए। इससे लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे और निम्न वर्ग के आय के लोग हैं उनको भी कम किराए पे मकान मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मकान बेचते हैं और फिर आप कम से कम दूसरा मकान खरीदो तो आपको 2 साल का समय दिया जाना चाहिए कि उसके दौरान आप दूसरा मकान खरीदो, तो आपको जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन है वो इसमें नहीं भुगतना पड़े। इसके अलावा देखो कि पुरी ने यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जो EWS यानी निम्न आय वर्ग, LIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना शुरू करने का भी आह्वान किया है। सरकार को ये योजना शुरू करनी चाहिए जिससे जो लोग हैं वो घर खरीद पाए, जो जिनके बस की बात नहीं है वो भी कुछ मकान ले पाए। तो बहुत सारी उम्मीद है और हो सकता है कि सरकार इसमें से बहुत सारी जो डिमांड है पूरी करेंगे, तो फिर कुछ यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनेगी। और रियल इस्टेट में बहुत मंदी है और देख सकते हो कि रियल इस्टेट दबाव में भी बना हुआ है। तो इस समय आप देख सकते हो कि सारा दारोमदार सरकार के ऊपर है, किस तरह से सरकार बेनिफिट देती है। तो इससे रियल इस्टेट सेक्टर में तेज़ी आएगी, तो फिर इसके जो शेयर है वो भी कमाल कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत ज़्यादा दबाव में है। इसके पीछे एक और वजह भी है कि ये जो शेयर है इसकी कॉस्ट लग रही है कि महंगी लग रही है दूसरी कंपनियों की तुलना में। और इसकी वजह से देख सकते हो कि दिसंबर महीने में एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कोई निवेश नहीं किया। सारे के सारे म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जिट किए। करीब 25 म्यूचुअल फंड यहाँ से बिकवाली करके निकले, एक भी म्यूचुअल फंड ने नया एंट्री नहीं किया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि ये कॉस्टली है पी रेशियो के हिसाब से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 96,000 के आसपास है। तो ये इसका जो पी रेशियो 55.46 का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। हुडको का 17.57 का है, LIC हाउसिंग का देखें तो 6.26 का है, PNB का 12.90 है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का 20.64 है और एप्टस वैल्यू हाउसिंग का 20.25 है, आवास फाइनेंस का 24.31 है। जितनी भी कंपनियां उनका पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 25 से नीचे है। सिर्फ बजाज हाउसिंग है जिसका 55 का, और इसी वजह से भी काफ़ी निवेशक है जो इससे थोड़े से दूर होते हुए दिखाई दे रहे। तो लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। बजाज ग्रुप का एक मजबूत सपोर्ट है और स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी काम करती है। ऐसे में आने वाले समय में इसके लिए आसान राह हो सकती है। और इससे हमने बहुत सारे शेयर देखे जिसके पी रेशियो हाई होते हैं लेकिन शेयर की प्राइस बढ़ती है। ऐसी ये कंपनी दिखाई दे रही है, आने वाले समय बेहतर करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले।
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।